तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ना हमारी साइंस की और पॉलिटी की क्लास की होगी। अब अपन करने वाले हैं इन्वायरमेंट की क्लास। ठीक है, क्विक रिवीजन करने वाले हैं जिसमें आपको जो चैप्टर है उसकी इंपॉर्टेंट चीजें कराएंगे और साथ में जो पुराने क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं और दोबारा से एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, उन क्वेश्चनों को हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो एक बार आपको क्विक समरी बता देते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि हम बहुत कम समय में बहुत कम पेजेस में आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्लियर कराने वाले हैं। तो ये जो आपके इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है वो 90 पेजेस की रहने वाली है। कितनी पेजेस की रहने वाली है? 19 पेजेस की। और इसमें क्या रहेंगे? तो सबसे पहले तो ये सारे के सारे टॉपिक्स रहेंगे और इस वाले में हम आपके लिए फ्लो चार्ट और डायग्राम, देखो यहाँ पे भी फ्लो चार्ट है, डायग्राम्स और जो नॉर्मल चार्ट्स होते हैं उनके द्वारा आपको ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्लियर कराया जाएगा। उसके बाद में आपको कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन सबको आपको कराए जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो पेज ले लेते हैं। हाँ, और इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि हमने इंग्लिश की मैराथन ले ली है, इंग्लिश मैराथन, जिसमें मैंने आपको 200 क्वेश्चंस नाम से है, जिसमें 200 से पर ज़्यादा क्वेश्चन है। साथ ही उस टॉपिक का क्विक रिवीजन भी है। ऐसे ही हमने हिंदी का पार्ट 1 की मैराथन ली है। पार्ट 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे ही पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा उसकी भी मैराथन बन जाएगी। ठीक है, ये भी अपने 100 क्वेश्चन के, क्योंकि 200 जब पूरा हो जाएगा तो अपने 200 हो जाएंगे। पार्ट 1 है यहाँ पे। ठीक है, पार्ट 1 की मैराथन है, पार्ट 2 अपन अभी लेने वाले हैं। ठीक है, और मैंने आपको कराए हैं रूट वर्ड की क्लास, क्योंकि इंग्लिश में रूट वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वोकैब के लिए। ठीक है, और साथ में मैंने आपको और क्या इंपॉर्टेंट कराया है? तो बायोलॉजी की, बायोलॉजी की आपके लिए बहुत ही बेस्ट क्लास लेके आए थे, 200 प्लस क्वेश्चन वाली। जिनको डीपली बायोलॉजी पढ़नी है उनके लिए थी ये वाली क्लास। तो इस टाइप से हमारी कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हुई हैं और मैंने आपको ईएमआरएस की भी एनईपी करा दिया है। एनईपी 2020 के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसके थ्रू आप समझ सकते हो। ठीक है, और मैं भी आपके लिए ईएमआरएस की जनरल अवेयरनेस का पेपर लेके आऊँगी, जीएसए का। तो वहाँ पे आपको ईएमआरएस का पूरा पैटर्न समझ आ जाएगा अच्छे से कि क्या पैटर्न है। ठीक है, और उसके साथ ही मैं आपको और क्या कराने वाली हूँ, ये सब होने के बाद में मैं आपके लिए और भी ऐसी ही इम्पोर्टेंट क्लासेस और लेके आने वाली हूँ। तो आप इन सारी क्लासेस को कंप्लीट कर लेना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासेस है जो मैंने अभी यहाँ पे लिखी हैं। और मैं आपको बता दूँ, जो अपने क्विक रिवीजन की क्लासेस चल रही है उसमें मैंने आपको साइंस करा दिया है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब है, सिर्फ 1 घंटे में पूरा का पूरा कवर। और मैंने आपको पॉलिटी भी करा दिया है, वो भी आपका 1 घंटे में पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो आप इन्हें देख लेना ध्यान से। आज हम करने वाले हैं इन्वायरमेंट, और जैसे ही इन्वायरमेंट फिनिश होगा अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टारगेट अपन ने लिया है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जैसे ही अपना खत्म होगा फिर अपन आएंगे दूसरी सब्जेक्ट्स पे। इस टाइप से आपका ये ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, जीएसएसबी, इस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं सीबीएसई नॉन टीचिंग वाले, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तो क्या है, सिलेबस चेंज होने की वजह से टायर 1 सबका सेम हो गया है। तो ये सारे जो पोस्ट है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं इसको फिलहाल फोकस करके करा रही हूँ ईएमआरएस और एनवीएस, डीएसएसबी, केवीएस। ठीक है, तो और सीबीएसई, इस टाइप के एग्जाम्स को अब मैं टारगेट लेके चल रही हूँ इस टाइम पर। ठीक है, और कोई भी आपको डाउट होता है ना हमारी क्लास से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले ना मैं इनको बाद में कराऊंगी, पहले आपको एक पेज फैक्ट का करा देती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर पैटर्न क्या है हमारे का। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं आपको और चीज़ें भी कराने वाली हूँ। तो फर्स्ट पेज में आपको फैक्ट का कराने वाली हूँ, जो कि वित्त परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से करना, ये दोबारा से भी आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा।
बर्फ के बने घर को कहते हैं तो इग्लू कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति एस्किमो। किर्गिज जाति के ग्रीष्मकालीन आवास चमड़े के बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं तो युत्र। कौन सा पक्षी स्वयं के घोंसला मतलब नीड का निर्माण नहीं करती तो कोयला। पत्थर लकड़ी से बने ढालू वाले घर पाए जाते हैं तो मनाली में। मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई रहती हैं कहाँ पर पाई जाती हैं तो ये राजस्थान में। बांस के खम्भों पर बने घर पाए जाते हैं तो असम में। पत्थर के बने घर जिसके फर्श और छत लकड़ी के बने होते हैं वो कहाँ पे होते हैं लद्दाख में। हाउस बोट लकड़ी के बने घर जो कि पानी में तैरता घर भी कहलाता है वो कहाँ पे होते हैं तो कश्मीर और केरल में। दक्षिण अमेरिका के जूलू जनजाति के निवास प्रारूप तो मधुमक्खी प्रारूपीय। वर्ष 2020 में मनाए गए विश्व जल दिवस का मुख्य थीम क्या था तो जल और जलवायु परिवर्तन। अब ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए ये 2020 लिखा है, आपका 2025 चल रहा है तो आप 2025 की देख लो। अगर एग्जाम लेट होता है 2026 में भी चला जाता है उसकी थीम आ जाती है तो आप वो भी याद कर लो। और जल के साथ में आप पृथ्वी की भी जो पृथ्वी दिवस होता है उसकी भी थीम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप से मैं आपको फैक्ट्स कराने वाली हूँ और फैक्ट्स के बाद में मैं आपको पूरा पोर्शन बता देती हूँ कि अपन कैसे कितने अच्छे से इसको कवर करने वाले। अगर आप लोगों ने ना ये वाली सीरीज देख ली ना तो आपको ना दोबारा से इन्वायरमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही टाइम में आपकी पूरी इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी जैसे आपकी पॉलिटी और साइंस हुई है। हम आपके लिए वेस्ट से वेस्ट डाटा लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आपका गोल है कि आप भी हमें सब्सक्राइब करके मोटिवेशन दें कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और आप उससे सहमत हैं, जिससे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस भी लेकर आते रहें। तो देखिए सबसे फर्स्ट चल रहा है पर्यावरण एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि एनवायरनमेंट होता क्या है। तो परि और आवरण शब्दों की संधि करने पर पर्यावरण शब्द बनता है जिसका शाब्दिक अर्थ है जो परित मतलब चारों ओर, आवृत मतलब ढकी हुए है, अर्थात हम जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें तो कि जो हमारे चारों ओर है जो ढका हुआ जीवधारियों वनस्पति सबके ऊपर तो उसको ही अपन क्या कहते हैं पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। ये तंत्र अलग अलग तथा सामूहिक रूप से विभिन्न रूपों में परस्पर संबद्ध होते हैं। भौतिक तत्व स्थान स्थल रूप, जलीय भाग जलवायु, मृदा सेल तथा खनिज इसमें रहती हैं। मानव निवास क्षेत्र ह्यूमन हैबिटेट की परिवर्तनशील विशेषताओं, उसके शु अवसरों तथा प्रतिबंधक अवस्थितियों को निश्चित करती हैं। जैविक तत्व जीव मंडल की रचना करते हैं। सांस्कृतिक तत्व मुख्य रूप से मानव निर्मित होते हैं तथा सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ पर्यावरण के बारे में नॉलेज आपके लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आप नोट डाउन भी करते जा रहे होंगे क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। यस, इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी इसलिए आपको नोट डाउन करना पड़ेगा और बहुत अच्छा डाटा है, आप नोट डाउन करते जाइएगा। और जहाँ भी आपको समझ कुछ नहीं आता है वहाँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाना। एक तो ऑफिशियल चैनल है जिस पे आपको सारी लिंक सब कुछ पीडीएफ वगैरह अच्छे से मिल जाता है, जिससे क्या है आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आती है। और एक हमारा डिस्कशन चैनल है जिस पे आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। पर्यावरण संगठक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के संगठन निम्न प्रकार के हैं तो कौन कौन से हैं। विभिन्न पर्यावरण घटकों के बीच के जो संबंध है ना उसको देख रहे हैं। तो फर्स्ट है पर्यावरण की संरचना तथा उसके प्रकार। तो स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स टाइप।
पर्यावरण भौतिक तथा जैविक संकल्पना है। पर्यावरण कैसा है? तो भौतिक और जैविक संकल्पनाएं तथा इसमें अर्थात इसमें पृथ्वी के दोनों अर्थात अजीवित और जीवित संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब जो सांस ले रहे हैं वो भी रहती है जीवित, और अजीवित होती है ना वो भी रहती है यहाँ पे। पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर इसको दो प्रमुख प्रकार में व्यक्त किया गया है। कौन कौन से? तो प्राकृतिक पर्यावरण और एक मानवीय मतलब सामाजिक पर्यावरण। आगे देखते हैं। अब देखिए ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा। अब इस ग्राफ को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट से क्या बना है? अवॉइडिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, जो अभी आपको बताई थी ना अजीवित, वही है। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग जीवित। अब जो आप पहले एक एक से आपको देख लेते हैं, आपको एक एक से बता देते हैं। पहले देखते हैं अवॉइडिक मतलब नॉन लिविंग्स के बारे में। नॉन लिविंग्स में क्या है? तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में क्या है? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटाफोरिक रॉक्स। अब आपसे ना डायरेक्ट आ सकता है कि मेटाफोरिक रॉक किसके अंतर्गत आती है? तो लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर किसके अंतर्गत आता है? तो आइबोटिक के मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के। ऐसे ही हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है? तो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर होता है। मतलब सब सरफेस वाटर जो एक तो तलहट पर, एक उसके अंदर, ठीक है, अंडरग्राउंड। अब जो सरफेस वाटर होता है ना वो से अपन सैलिन वाटर और उसमें फ्रेश वाटर भी रहता है, दोनों टाइप का रहता है सरफेस वाटर में। और जब जब अपन एटमोस्फियर को पढ़ेंगे जो कि अपना ये नॉन लिविंग्स का ही पार्ट है, तो एटमोस्फियर में कितनी लेयर होती है? 4। एक तो थ्रोस्फियर, स्ट्रेसोफियर, मीसोफियर और थर्मोस्फियर। और थर्मोस्फियर के भी दो पार्ट्स हैं, इग्नोस्फियर और एक्सोस्फियर, ठीक है। अब अगर बायोटिक कंपोनेंट्स की बात की जाए लिविंग की, तो ये क्या है? तो ये बायोस्फीयर के अंदर होता है। इसमें प्लांट किंगडम आता है और एनिमल किंगडम आता है। प्लांट किंगडम में जो कि पेड़ पौधे वगैरह, एनिमल किंगडम में जानवर वगैरह और ह्यूमन भी आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका अर्थ का बिल्कुल एक्सप्लेनेशन कि कैसे आपका एनवायरनमेंट को अर्थ पे रखा गया है कि क्या क्या है यहाँ पे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना। और 4 मेजर स्पेयर जो एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ ऑन अर्थ पूछे तो आपको क्या क्या बताना है ये और बता दूं। ये मैं आपको बता नहीं पाई। हाँ देखिए, तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर और बायोस्फीयर, ये चारों की चारों स्पेयर इसके अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अब बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण मतलब भौतिक पर्यावरण के बारे में। इसके अंतर्गत पर्यावरण का वह हिस्सा आता है जो प्रकृति हमें प्रदान करती है। कौन सा हिस्सा आता है जो प्रकृति क्या करती है? हमें प्रदान करती है। जैसे जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य, नदी, पहाड़ आदि। ये सारी चीजें हमें कौन देता है? नेचर देता है। तो नेचर देता है इसलिए ये पर्यावरण का कौन सा हिस्सा है? नेचर देने वाला, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण मतलब भौतिक पर्यावरण। इनको हम स्वयं नहीं बना सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को हम पुनः दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट जैविक पर्यावरण, सेकंड अजैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं, मतलब वही बायोटिक वाला है। अजैविक पर्यावरण मतलब अबायोटिक, यह स्थल, भूमि, जल और वायु से मिलकर बना है। इसके 3 रूप होते हैं। अभी अपन आगे देखेंगे 3 रूप होते हैं, ठीक है इसके। ये अबायोटिक वाला है। अभी आपको जो ग्राफ जो चार्ट बताया था ना, फ्लो चार्ट, उसी से। तो फर्स्ट स्थल मंडल, सेकंड जलमंडल, थर्ड वायुमंडल, ठीक है। अब देखिए इसको भी। पृथ्वी की स्थल मंडल क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थल मंडल अथवा भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान और मैदान आते हैं, आदि आते हैं। जलमंडल क्या होता है? तो पृथ्वी के जल वाले भागों को सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है,
इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, तालाब, झील, नहर आदि आते हैं। वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायुमंडल का निर्माण करती है। पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली वायुमंडल का निर्माण करती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसेस होती है। मतलब जो भी सारी गैसेस होती हैं वो वायुमंडल में होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे आप टेलीग्राम पे करिए, चाहे आप कमेंट बॉक्स के द्वारा कीजिए। आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ये बात मैं हर बार आपसे कह रही हूँ। मानवीय मतलब सामाजिक पर्यावरण क्या है? ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित होती हैं, मतलब मनुष्य खुद बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? सामाजिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे मकान, सड़क, बाजार, गांव, शहर, रेल, मोटर, वायुयान आदि हमारे सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्राकृतिक पर्यावरण की सहायता से करते हैं। घर परिवार, गांव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, डाकखाना, विद्यालय, अस्पताल, काल कल कारखाने आदि संस्थाएं सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपना सामाजिक पर्यावरण। अब इसको अपन पर्यावरण को ग्राफ में और देख लेते हैं। देखो, पर्यावरण प्राकृतिक मतलब भौतिक पर्यावरण, मानवीय मतलब सामाजिक पर्यावरण। अब जो अपनी भौतिक पर्यावरण था उसमें कितने थे? तो उसमें टू पार्ट्स थे, जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। और मानवीय पर्यावरण के कितने थे? तो टू पार्ट्स, भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण के टू पार्ट्स है, पादप और जंतु। पादप मतलब प्लांट्स और जंतु मतलब एनिमल्स। अजैविक पर्यावरण के थ्री पार्ट्स थे, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। जबकि आपके सामाजिक पर्यावरण के टू पार्ट्स थे, भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। इतने में किसी को कोई भी डाउट? अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब अपन आगे चलते हैं। हम अपने त्योहारों, परंपराओं, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन समाज में रहकर भी करते हैं। मेलों, उत्सवों, नृत्य, कला एवं संगीत संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन भी समाज में ही होता है। इनसे मिलकर हमारा सामाजिक पर्यावरण बनता है। सभी जीवधारी अपने विभिन्न स्तरीय सामाजिक समूह तथा संगठन, सोशल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन की रचना हेतु कार्य करते हैं। इस प्रकार सामाजिक पर्यावरण मतलब सोशल एनवायरनमेंट का आविर्भाव होता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवधारी अपने जीवन निर्वाह, अस्तित्व तथा समर्थन के लिए भौतिक पर्यावरण से पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भौतिक पर्यावरण, एक मिनट उससे आगे है, भौतिक पर्यावरण से पदार्थों के प्राप्त करने की प्रक्रिया द्वारा आर्थिक पर्यावरण का निर्माण होता है। अब ये सारी जो मैं आपको बात बता रही हूँ ना, वो पूरा अपन डायग्राम में समझ लेंगे, तो उसको सिर्फ पढ़ लीजिए आप। ज्ञातव्य है कि मनुष्य समस्त जीवधारियों में सर्वाधिक बुद्धिमान तथा सभ्य प्राणी है, अतः इसका सामाजिक संगठन सर्वाधिक नियमित एवं व्यवस्थित होता है। मनुष्य के तीन पक्षों भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक के जैविक पर्यावरण में विभिन्न विशेषताएं, भूति, कार्य तथा कार्य होते हैं। तो देखो, ये थी कुछ इसके बारे में नॉलेज थी। अब आपको पर्यावरण घटक को डायग्राम से समझाते हैं हम, जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। देखो, पर्यावरण घटक तो एक तो प्राकृतिक है, एक मानव निर्मित है। सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में क्या होता है? तो देखो, प्राकृतिक में सबसे पहले है सजीव। सजीव मतलब जीव मंडल, जो जीव जंतु बनते हैं ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में स्थल मंडल है। स्थल मंडल आप जानती हो, जो भूमि प्राकृतिक चीज है। वायुमंडल मैंने आपको अभी वायुमंडल के बारे में बताया था, सारी गैसेस वगैरह रहती हैं इसमें। जल में रहता है जलमंडल, इसमें सारे सारे जल से रिलेटेड सारी चीजें रहती है। मैंने आपको पूरा का पूरा जलमंडल अच्छे से पढ़ाया भी है। अब देखते हैं ये मानव निर्मित। अब देखो, मानव के अंदर क्या है? माइंड है, ब्रेन है। तो वो अपने ब्रेन का यूज करके सारी चीजें क्या करता है? ऑर्गेनाइज फॉर्म में बनाता है। जैसे इमारतें,
पार्क, पुल, सड़क, कोई स्मारक, कोई उद्योग, ये कौन बनाता है? मानव बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना। अब इसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आएगी आपके लिए, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, और नेशनल पार्क, ये भी सारी चीजें भी आप याद कर लेना। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया रहेगा नेम अभ्यारण्य का, यहाँ पे दी रहेगी उसकी लोकेशन। तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो बारपेट असम में। गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो दीफू में, असम में। भीमबंध अभ्यारण्य कहाँ पे? तो मुंगेर, बिहार में। डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो सिंहभूम, झारखंड में। एक काम करते हैं, इसको मैं पेन से बता देती हूँ, जिससे आपको क्या है, इसको करने में दिक्कत नहीं आएगी, वरना आप लोग गलत कर बैठोगे। तो देखो, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो बारपेट, असम में। गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो दीपू, असम में। भीमबंध अभ्यारण्य कहाँ पे? तो मुंगेर, बिहार में। डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो सिंहभूम, झारखंड में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? गया, बिहार में। इसमें कुछ समझाने वाली चीजें नहीं है, ये लर्निंग करने के लिए तो सिर्फ मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन ये सारे जो नाम मैंने दिए ना वो इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको याद कर लेना। हजारीबाग, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो हजारीबाग, झारखंड में। पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो आपका डाल्टनगंज, डाल्टनगंज, झारखंड में। डांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पे? तो धारवाड़, कर्नाटक में। मुकिम्बल वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पे? तो कनारा, कर्नाटक में। सारावती घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? आपका शिमोगा, कर्नाटक में। सोमेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? कनारा, कर्नाटक में। तुंगभद्रा जीव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो वेलरी, कर्नाटक में। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो रायपुर, छत्तीसगढ़ में। सिचोली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो रायसेन, मध्य प्रदेश में। तो ये आपके कुछ अभ्यारण्य, अभी और भी अभ्यारण्य दिए हैं, तो ये आपके कुछ थे, आपने ये लिख लिए होंगे। अगर जिन्होंने नहीं लिख पाए तो वीडियो को पुश कर करके लिखते जाइए। ये इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ये बार बार नहीं मिलती है। नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो रायगढ़, मध्य प्रदेश में। तनसा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो जी थाड़े, महाराष्ट्र में। वेम्बनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो कोझिकोड, केरल में। पराबीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो पालघाट, केरल में। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो इदुक्की, केरल में। वोरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य मंदसौर, मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। केवलादेव घना धाना पक्षी विहार तो भरतपुर, राजस्थान में। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य एवं टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर, माधोपुर, राजस्थान। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रौली, उत्तर प्रदेश में। सारे के सारे इंपोर्टेंट है, कर लेना से। नंदा देवी पशु विहार कहाँ पे? तो चमोली, गढ़वाल, उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार कहाँ पे? तो आपका उत्तरकाशी, उत्तराखंड में। जलदापार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ पे? तो उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल में। कावला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू एक्वेरी, तो ये कहाँ पे है? तो एलुरु, आंध्र प्रदेश में। पाखला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो वारंगल, आंध्र प्रदेश में। नालापट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? तो नेलार, आंध्र प्रदेश में। मुदुम लाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो नीलगिरी, तमिलनाडु में। वेदांत गल पक्षी विहार कहाँ पे? तो चंगलपेट, तमिलनाडु में। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो
त्रिप और अरुणाचल प्रदेश। नाम दफा तो एक दो बार आया भी है ये। वैसे तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट ही थे आपके लिए, फिर भी आप इन सबको नोट डाउन कर लेना जिससे आपको बार बार रिवीजन करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, और इसी के साथ में आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब अपन करेंगे फैक्ट। आपको फर्स्ट पेज का फैक्ट मैं करा चुकी हूँ, सेकंड पेज करेंगे। उससे पहले मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगी, थोड़ा सा पानी पी लूँ। देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पे होती है, तो ये अपनी होती है मासिन राम मेघालय में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। और आप अपने जिले का भी चाहो तो याद कर सकते हो, पर ईएमआरएस जैसे अगर एग्जाम्स हैं तो उनमें आपके जिले से कोई मतलब नहीं है, सॉरी आपके राज्य से कोई मतलब नहीं है। तरुण भारत संघ कार्यरत है तो राजस्थान में। तरुण भारत संघ के चेयरमैन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजस्थान में प्रयोग होने वाली वर्षा संचयन की प्रारंभिक प्रणाली में एक पहाड़ी ढलान पर पत्थर का पुस्ता बांधा जाता था ताकि कृषि के लिए एक समतल खेत बनाया जा सके। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेड़बंदी। क्या कहते हैं इसे, मेड़बंदी। पानी पंचायत आंदोलन शुरू किया था तो किसने किया था, तो बिलासराव और सालुके। अरावली की पहाड़ियों में सिंचाई की एक महत्वपूर्ण विधि है तो साझा कुआं। जल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऑक्सीजन हवा के बाद मतलब जो अपना जीवन है ना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि ऑक्सीजन जो कि हवा के बाद में मानव की दूसरी एवं सबसे इम्पोर्टेंट आवश्यकता है। आवश्यकता जल ही है, तो वो क्या है, जल है। अगर व्यक्ति से पूछा जाए कि अगर उसकी ना, देखो फर्स्ट तो ऑक्सीजन है, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जिंदा रह ही नहीं पाएगा। सेकंड है वाटर। अगर व्यक्ति को ना आप कितना भी खिला लो कुछ भी कर लो, अगर उसमें पानी की मात्रा नहीं है, H2O नहीं है, अगर अपन साइंटिफिक लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो H2O नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, तो वो व्यक्ति मर जाएगा। ये सेकंड प्रायोरिटी होती है ऑक्सीजन के बाद में, H2O। ठीक है, जिसे अपन जल कहते हैं। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष खालिस्तान क्षेत्र से संबद्ध है तो परिस्थिति की एक खाद्य श्रृंखला में आबादी सबसे अधिक होती है तो उत्पादक की। देखिए आगे देखते हैं। किसी दिए गए क्षेत्र में रहने वाले पौधों और जानवरों दोनों जीव की कुल संख्या को कहते हैं बायोमास। इकोटोन का अर्थ होता है, इकोटोन वह है जहां दो बायोमास मिलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को परिभाषित किया था तो किसने किया था, आर्थर टांसले ने। पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर खालिस्तान के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं तो किसकी वजह से, आवास विखंडन के कारण। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी। पौधों के विभिन्न अंग, वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं बायोमास। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। बायोडाइवर्सिटी संदर्भित करती है पृथ्वी पर जीवन की विविधता। जैव विविधता उल्लेख करती है किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। भारत का खालिस्तान क्षेत्र परिस्थिति अति क्रियाशील स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है तो पश्चिमी घाट का। स्तनधारी जीव खालिस्तान मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण
विलुप्त हो चुका है, तो वो कौन सा है, तो ब्रेम्बल केई मेलोमिस। रेड डाटा, वो जिसे लाल सूची भी कहते हैं, वो क्या है, संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन स्थित है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। भारत में खालिस्तान राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है, तो पश्चिम बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो 22 मई को। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन इस वर्ष आयोजित किया जा गया था, तो 1992 में। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है जैव विविधता पर सम्मेलन है, ठीक है। विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, तो गोल्डन पांडा पुरस्कार। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो 1986 में। सीएफसी के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसे जाना जाता है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या है, तो ओजोन अवांछित तत्वों को कम करना। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाए। सॉरी। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था, तो 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है जलवायु परिवर्तन से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सीईआर संदर्भित करता है, तो सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है, तो रामसर सम्मेलन। विश्व वेटलैंड दिवस हर साल खालिस्तान फरवरी को मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। आईपीसीसी का पूरा रूप है, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। एनजीटी का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय खालिस्तान देश में, दक्षिण कोरिया में। प्रजातियां आईयूसीएन के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है, तो नुकसान पहुंचाने वाली। कार्बन शुल्क लागू करने वाला प्रथम देश है न्यूजीलैंड। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को। चिपको नारा पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था गढ़ा था, तो सुंदरलाल बहुगुणा में। नेक्स्ट, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी, तो जिम कॉर्बेट में। दुर्लभ साइबेरियाई सारस खालिस्तान में नियमित रूप से आया करते थे, जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। जो जहाँ पे मुझे लगेगा ना कि आपको समझाना है तो समझा दूंगी, वैसे ये सारे फैक्ट्स हैं आपको याद करने के लिए हैं। राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले बुलाया जाता था, तो इसको क्या बोलते थे पहले, तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व खालिस्तान राज्य में, तो उड़ीसा में। मध्य प्रदेश में खालिस्तान पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य, तो बाघ के। राजाजी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो कहाँ पे, उत्तराखंड में। कान्हा टाइगर रिजर्व खालिस्तान राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था, तो हैली राष्ट्रीय उद्यान। एक सींग की गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या खालिस्तान अभ्यारण्य में, तो काजीरंगा में। गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है और वह खालिस्तान राज्य में स्थित है, तो काजीरंगा असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क खालिस्तान में है, तो असम में। ओखला पक्षी अभ्यारण्य स्थित है एनसीआर क्षेत्र में। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। हाल ही में संघाई रण को खबरों में किस राज्य का राज्य जानवर देखा गया है, तो मणिपुर में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है, तो उत्तराखंड में।
कार्बेट नेशनल पार्क को इस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था, तो बंगाल के बाघ के लिए। पेरियर बाघ संरक्षित स्थित क्षेत्र है, तो केरल। पेरियर नेशनल पार्क खालिस्तान पर्वत श्रृंखला में है, तो पश्चिमी घाट में। सुंदरवन घर है रॉयल बंगाल टाइगर का। जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लवकीय खालिस्तान की अतिशय वृद्धि होती है, तो शैवाल में। पीने के पानी में स्थित घातक बैक्टीरिया उस पानी को बनाती हैं, तो पीने के लिए अयोग्य। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करती है। सीबीएस में पाई जाने वाली बैक्टीरिया अधिकतर होती है, तो कौन सी होती है? रोगजनक। वनोन्मूलन से सामान्यतः कमी होती है, तो वर्षा की। यह द्वितीय प्रदूषक है, तो ओजोन का। एक गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है, तो प्लास्टिक। एक द्वितीयक प्रदूषक है, तो स्मोक। कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना, आपको बता दिया जाएगा। गैस, एक मिनट। गैसें वायुमंडल में गर्मी को रोकती हैं, जिससे पृथ्वी गर्म होती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, तो कौन? तो ग्रीन हाउस। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में होने वाली वृद्धि को कहते हैं पौधा घर, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसों के योगदान का सर्वाधिक प्रतिशत बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। वन और महासागर किस ग्रीन हाउस गैस के कुंड होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास के किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है, तो एक्स सीटू संरक्षण। चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, तो उत्तराखंड में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1973 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं, तो मध्य प्रदेश में। खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी फैक्ट में कराया था। एक क्षेत्र जो कानूनी रूप से वन्य जीवों के लिए उसके प्राकृतिक परिवेश में आरक्षित किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो पशु विहार कहलाता है। ये आपने कर लिया ना, तो आपका काफी हद तक आपका क्लियर हो जाएगा। इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैव अपघटनीय संदूषण प्राकृतिक माध्यमों से शीघ्र अपघटित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधे के खालिस्तान भाग में होते हैं, पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में। खालिस्तान मलजल उपचार का उप उत्पाद है, जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपघटित किया जाता है, तो गाढ़ा कीचड़ होता है वो। सॉलिड वेस्ट खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है, स्लज के नाम से। ओजोन परत के क्षरण के कारण होता है त्वचा कैंसर। ओजोन की परत में रिक्तीकरण का कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप मंडल में पैरावैग्नी मतलब अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है, विकिरण को अवशोषित किया जाता है, तो ओजोन द्वारा। ओजोन परत खालिस्तान की प्रतिक्रिया से बनती है ऑक्सीजन और पैरावैग्नी किरणों से। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? O3। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव का अभिप्राय है वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण है उद्योग। आगे चलते हैं। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो जोधपुर में। अधिकांश नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होने वाली हानि है, तो अस्थिर आपूर्ति। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का एक उदाहरण है, तो प्राकृतिक गैस। गुजरात स्थित सूरत जिला देश का सर्वप्रथम स्थल है जहां 100%
खालिस्तान उपलब्ध कराया गया है। तो सौर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, तो वो क्या है? ऊर्जा के गैर नवकरणीय स्रोत। यूनेस्को द्वारा भारत के इस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया है, तो अहमदाबाद को। इस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में अपनी समृद्ध संगीत परंपरा के लिए 2017 में शामिल किया गया था। तो चेन्नई में यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इस प्रदेश में स्थित है। तो सिक्किम में नीलगिरी पहाड़ियों को इस नाम से जाना जाता है, तो नीला पर्वत के नाम से। एक विश्व विरासत स्थल एक सीमा चिन्ह होता है जिसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया जाता है यूनेस्को द्वारा। देखो ये एक आपके कुछ क्वेश्चंस थे, आपके हो गए। अब देखो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस बताई थी, आप इनको भी कवर कर लेना। और आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और हमारे जो अन्य प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं सारे, उन पे भी आप ज्वाइन कर लेना। और जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज की क्लास यही पूरी होती है। क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। पीडीएफ नोट्स एंड डेली अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और थ्रेड्स पर भी जुड़ सकते हैं। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां आपका सिलेक्शन हमारा मिशन होगा।